हाँ, यहाँ पे हमारा हो गया था कि ये चलो अभी जिसको स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर में जो भी दिल का दर्द, उसका दर्द, उसका दर्द जो भी है वो सॉल्व कर लेते आराम से। इसको क्वेश्चन में जो जो दिक्कत आ रही है वो सब इसको बंद कर सकता है घर पे पढ़े। डीपीपी में डाउट है? फटाफट 1 मिनट पहले आवाज नहीं आनी चाहिए। ये डीपीपी 4 हमने मॉड्यूल की बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है? मॉड्यूल की। मॉड्यूल के अंदर एक मिनट आवाज नहीं आनी चाहिए। पहले आपस में मत गुनगुनाओ। एक मिनट पहले मॉड्यूल के अंदर जो भी है उसमें डाउट क्लियर है? इसके अलावा और कोई? सारी करवा दो बेटा, 4-5 सारी प्रश्न हो गए। अगर क्वेश्चन पढ़ती हुए ना तो फिर मार खाओगे, क्योंकि ऐसा तो काम ही नहीं चलेगा बेटा। चलो निकालो डीपीपी पहले बोर्ड। ऐसे बेटा अगर ये कंडीशन है इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। थोड़ा आईक्यू लेवल, थोड़ा टाइम, 2 सब्जेक्ट, 5-6 क्वेश्चन भी आप सारे डाउट पूछ रहे हो और उसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक पकड़ो। ऐसा भी नहीं कि थोड़े बहुत टफ हो या कुछ लॉजिक लग रहा हो। इसका मतलब ये कि हम पढ़ ही नहीं रहे और हमने जब क्वेश्चन करने बैठे तो हमें कुछ नहीं आ रहा। और ऐसा फिजिक्स तो नहीं आने वाला बेटा। ये 9th-10th वाला फिजिक्स नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ा और हो गया। मैंने उस दिन भी बताया था, जब मैंने वर्नियर कैलिपर बताया था उस दिन ही बोला सेम क्वेश्चन को घर जाके करो। किया है या नहीं किया? बहुत लोग करते भी नहीं है। सेम क्वेश्चन को घर जाके करो, सेम क्वेश्चन को घर जाके करो, वापिस से करो, वापिस से समझो, उसको बोलो। अब ये कंडीशन है। देखो आपको गिन के मैंने 7 क्वेश्चन दिए, वो पूरे लिखवा दिया आपने सबके सब। अब 18th वाला क्वेश्चन आप डाउट में पूछ रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। डीपीपी का 18th वाला क्वेश्चन क्या है? उस क्वेश्चन में क्या है?
19th वाला क्वेश्चन देखो, आप पूछ लो, सिमिलर क्वेश्चन है। चलो एक असाइनमेंट है, पूरी क्लास को वापस से क्लास नोट्स में जितने न्यूमेरिकल दिए वो वापस से करके लाने। सिमिलर क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे मतलब हम लोगों को नंबर ही नहीं समझना है। पढ़ो देखो, चलो एक अभी मैं वापस से समझा रहा हूँ, शांति से एक बार अच्छे से समझना है। कुछ दिक्कत आ रही है तो अभी वापस से पूछना है, ठीक है ना? फिर अब ऐसा ना हो 2 दिन बाद में वापस से भूल गए। क्लियर है? तो कुछ भी दिक्कत आ रही है वापस पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे को कोई प्रॉब्लम है तो अभी ध्यान देना, आपस में बात नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्विंग समझना है, सॉल्विंग समझते टाइम 2 चीज समझ में नहीं आए पूछना है अभी। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। देखो क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, इन अ वर्नियर कैलिपर कितने डिवीजन है? किसमें है? अभी ओए अभी हो गया सब टाइम पास, अभी कुछ लिखना नहीं, समझना है। इन अ वर्नियर कैलिपर कितने डिवीजन दिए हुए हैं? 10 डिवीजन। किसमें दिए हुए हैं? वर्नियर स्केल में। और वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? तो बंद कर दो, पेन नहीं चलना चाहिए। n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, और 1 डिवीजन कितना है? मेन स्केल का 1 डिवीजन जो है 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें लीस्ट काउंट निकालना है। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? MSD माइनस VSD। MSD तो दिया हुआ है, उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो मेन स्केल के ब्रैकेट में, इन ऑफ मेन स्केल ब्रैकेट में, इन विच 1 डिवीजन रिप्रेजेंट 1 mm। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का मतलब क्या होता है? MSD। 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का मतलब क्या होता है? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का मतलब क्या है? तो MSD, और उसका वैल्यू उन्होंने दिया है कितना है? 1 लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है? VSD नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब VSD कैसे निकालते हैं? लिखा है अभी, हाउ टू फाइंड VSD, ऐसे करके पूरा टॉपिक। कैसे निकालते हैं VSD? कि भाई कितने नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ देखो कितना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है n-1 से। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या है? VSD इक्वल टू कौन से डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है? n-1 इंटू MS। यही तो लिखा था हमने। अब यहाँ से क्या, ये तो थियरी है, थियरी है ये तो, मतलब थियरी पर आपने नोट ही नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो। थियरी है ये तो, बताओ भी कैसे ऐसे नीट क्रैक करेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सेम थियरी लिखवाया हुआ, ए डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, लाइन पढ़ के भी आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये तो लिखवाया है ना, थियरी लिखवाया है। अब n की जगह a लिखा है, n-1 की जगह b लिखा है, उसमें भी कंफ्यूजन होता है। n डिवीजन ऑफ VSD इज इक्वल टू n-1 ऑफ VSD, ये लिखवाया हुआ है बिना। क्या लिखा था मैंने? A डिवीजन ऑफ VSD is coinciding with the B division of MSD, then we should write A VSD equal to B MSD। यहाँ A कितना दिया है? n, B कितना दिया है? n-1। तो वहां से VSD कितना मिलेगा हमें? इसको कहाँ पुट करना चाहिए? तो यहाँ पे लीस्ट काउंट इक्वल टू MSD इक्वल माइनस n-1 अपॉन n MSD, और MSD का वैल्यू कितना है? 1 mm। रखो इसके अंदर। फिर इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा? n माइनस ऑफ n, ये नेगेटिव नेगेटिव अंदर पॉजिटिव प्लस अपॉन n, n-n कितना होगा? 1 अपॉन। ये किसमें है आंसर? mm में आए। अब यहाँ ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में भी किसमें है? सेंटीमीटर में पूछा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट किसमें लिखना है? सेंटीमीटर में। तो आप मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे? तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? हो गया।
सिंपल सा था, अभी क्लियर है इसमें, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो 19 वाला। यहाँ पे फोटोज लेके डाउट घर पे जाके लिखना है बेटा वापस, ये चीजें समझाने की नहीं है, वापस से जाके लिखो, लिखते टाइम पे उसको वापस से क्या करो, इंटरप्रेट करो, कोशिश करो साथ में पढ़ने की। एंड में पढ़ोगे तो ये हालत हो जाएगी। अगर वही वर्नियर कैलिपर के उस दिन ही हम साइड में क्वेश्चन करते तो आज ये कंडीशन नहीं है, तो साथ में पढ़ो और सेम डे घर पे आके लिखो। आप लिखते भी नहीं है बहुत सारे फोटो लेने के बाद। अब 19 वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो आराम से क्या दिया हुआ है। देखो कभी कभार सीधी बात नहीं बोली जाती है, उसको उन्होंने क्या किया है, देखो उन्होंने क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल। ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको, 10 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब सीधी बात ये है कि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है। कितनी लाइंस बीच में बनाई हुई है, 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो बताओ एक पार्ट का लेंथ कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो 10 पार्ट का लेंथ कितना है, तो एक पार्ट का लेंथ कितना है, एक पार्ट मतलब एक डिवीजन। किसका डिवीजन, किसकी बात चल रही है, मेन स्केल की। तो एक डिवीजन का लेंथ कितना है, 1/10 सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो सॉरी mm में कन्वर्ट करूंगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm, 10 mm। ये तो पता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने, डिवाइड बाय 10, 10 से 10, दिस इज 1 mm। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1 mm आ जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। तो एक डिवीजन का जो लेंथ है वो कितना आ गया हमारे पास में, 1 mm आ गया। क्लियर। अब विच इज नॉन एज द 1 MSD का जो MSD जो है वो कितना है आपका, सिंपल सा 1 mm। तो ये पहली बात तो हमें फर्स्ट लाइन से मिल गया। फिर आगे पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। If 10 division of vernier scale coincide with the 8th division of the main scale, least count निकालना है। क्या फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, सही है यहाँ तक। तो क्या निकालना, MSD तो है आपके पास में, आपको क्या निकालना है, क्या चल रहा है दोनों, इसके अलावा और कोई मेथड ही नहीं। जो आपने किया होगा वो भी शायद यही मेथड होगा, लेकिन आपको अलग लग रहा है। किसमें, तो उसमें लीस्ट काउंट में रीडिंग का कोई फॉर्मूला नहीं, तो लीस्ट काउंट में इसके अलावा और कोई मेथड ही नहीं है। अगर किया है तो फिर वो रॉन्ग अप्रोच, इसलिए इसको समझ अच्छे से समझना है। कभी कभार कुछ हमने उल्टा सीधा भी कर दिया होता तो आंसर आ जाता, तो रॉन्ग अप्रोच को दिमाग में नहीं रखना है। अगर मैं आपसे कभी भी जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन में लीस्ट काउंट निकालने के लिए बोले तो लीस्ट काउंट का एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा और कोई अप्रोच क्या है, वो फॉर्मूला क्लियर हो गया है। उसमें से आपको क्या दिया हुआ रहेगा, MSD। अब उन्होंने डायरेक्ट MSD नहीं दिया था, उन्होंने इस तरह से हमारे को घुमा के बोला कि भाई 10 पार्ट ऑफ द मेन स्केल का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ एक पार्ट का कितना, तो वो एक पार्ट का लेंथ इज योर मेन स्केल का डिवीजन, दो लाइन्स के बीच का गैप। समझ में आया यहाँ पे। अब यहाँ पर MSD है, क्या निकालना है हमें, तो बेटा उसके मेथड पे ध्यान मत दे, कर ध्यान। VSD कैसे निकालूंगा मैं, उन्होंने बोल दिया है कि 10 VSD किससे कोइंसाइड कर रहे हैं, MSD का वैल्यू यहाँ पे रख दो 1, तो VSD इक्वल टू 8/10, तो दिस इज योर 0.8। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर निकालते लीस्ट काउंट क्या होगा, MSD माइनस VSD, तो 1 mm माइनस 0.8,
0.2। अब बताओ कोई कंफ्यूजन क्लियर हुआ है यहाँ पे? क्या 18 तो 19 क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन 20। अगला क्वेश्चन देखिए 20। हाँ तो मीटर को mm को कन्वर्ट कर दो, 0.02 तो mm को कन्वर्ट कर दो तो क्या आएगा 0.02 सेंटीमीटर। पता है ना mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन आ रहा है? लीस्ट काउंट निकालने में किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या सबको समझ गया है? अभी बोलना है, मम्मी को जाके नहीं बोलना है। लीस्ट काउंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो एक दिन आप फोटो ले लो फिर वही डाल देना PDF बना के। कौन ले रहा है? ले रहा है? फर्स्ट वाला पर एक एडा खड़ा हो गया। PDF बना के डाल देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 20 वाला क्वेश्चन देखेंगे। भिखारी तो ये छोड़ के क्या ही करें। 20 दिया भी है डाउट सारे लिखने हैं ना, फिर यहाँ पे समझ में अभी करना। मैंने लास्ट टाइम पे इसलिए जब एक्सप्लेन करूँ ना जो बोलता हूँ उसको दिमाग में फिट करो। मैंने क्या बताया था आप याद करो? बोला बेटा लिखो तो लीस्ट काउंट कितना है यहाँ 0.001। पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं बताओ यहाँ पे? पॉइंट के बाद कितने मतलब डिजिट से 3 डिजिट। तो रीडिंग में भी जो है पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए? In measurement also have 3 digit after point। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ कौन सा आंसर राशि में करेक्ट होगा? अब बताओ इसमें भी अगर हम भूल जाते हैं तो फिर टीचर जान ही देते बस। इसलिए लिखो। आप बहुत बार क्या करते हो कि मैं बोलता हूँ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप आजू बाजू वाले को बातें करने में चली जाती है, भूले जाते। फिजिक्स ही है ना, बायो नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, जनरल साइंस नहीं है कि घर जाके पढ़ा उसको समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ ही नहीं रहता, वो तब समझना पड़ता है। जैसे ये नहीं लिखा हुआ रहेगा दुनिया की किसी को, बट ये समझने वाली बात है कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि भाई हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर ला सकते हैं। तो कितने डिजिट तक ला सकते हैं? 3 डिजिट। तो फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 3। चलिए अब उसके बाद 21 सभी करवा रहा हूँ मैं बेटा। जब मैं सब करवा रहा हूँ तो कुछ पूछना नहीं, आपको पूछना है तो मुझसे पूछो। आजू बाजू वाले से 21 में क्या होगा, 22 में क्या होगा, अभी सभी बोर्ड पे हो गए, तो मुझे चुप करवाने में टाइम वेस्ट मत करो। 21 वाला क्वेश्चन देखो भाई। वर्नियर कैलिपर हैविंग 10 VSD। कराए क्लास का तो वापस कराए। इन वर्नियर कैलिपर हैविंग 10 VSD और लीस्ट काउंट दिया हुआ है कितना? तो लीस्ट काउंट उन्होंने सीधा दिया हुआ है, कितना है? 0.1। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? When the jaws are closed, jaws are closed। जब भी आपके jaws closed हो तो उस टाइम वो किसके लिए होते हैं बताओ? जीरो एरर के लिए। किसके लिए है वो? टू फाइंड जीरो एरर। क्लियर है यहाँ पे? अब चेक करो कि जीरो मेन स्केल के राइट में है या लेफ्ट में है, उससे पता चलेगा। तो उन्होंने बोला है जीरो लेफ्ट में है। अब जब जीरो मेन स्केल के लेफ्ट में हो तो कौन सा एरर होता है? जीरो ऑफ VS इन लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ MS। तो कौन सा एरर? अब ये चीज क्या न्यूमेरिकल में हमें समझ में आएगी या ये चीज हमें याद होनी चाहिए? हाँ, अगर हमें यही नहीं पता है तो फिर हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे।
तो लेफ्ट में है या राइट में है वो हमें याद रखो। तो लेफ्ट में है तो कौन सा एरर, राइट में है तो कौन सा एरर, क्या है? क्लियर? तो अब उसके बाद में नेक्स्ट देखो, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है आगे 7। अब यहाँ से पहले तो अब नेगेटिव एरर अभी आपको पता लग गया, लीस्ट काउंट है आपके पास में, तो निकाल दो नेगेटिव एरर। कैसे निकालते हो नेगेटिव एरर बताओ? अब नेगेटिव एरर का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए कि भाई पहले तो बाहर नेगेटिव लिखो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं तो उन्होंने दिया है VND कितना है 10, कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है 0 के साथ, तो वो भी उन्होंने मेंशन किया 7th वाला, तो इंटू 7 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये कितना होगा -3 इंटू 0.1 mm, तो आंसर आएगा -0.3 mm। तो ये हमारे को क्या मिल गया, नेगेटिव एरर। क्लियर? अब उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है, सिलेंडर को हम प्लेस कर रहे हैं तो मेन स्केल का रीडिंग 7.7 आ रहा है, बस हो गया है। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, अब आपको डायमीटर मेजर करना है। तो क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। MSR कितना है 7.7 सेंटीमीटर में। अब यहाँ गड़बड़ मत कर देना वापस। अगर ये आपका mm में चल रहे हैं सारे डायमेंशन, लीस्ट काउंट mm में, एरर mm में, तो उसको भी किसमें लिखो, mm। तो 7 सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 77 mm। ये हो जाएगा हमसे। वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है, कौन सा डिवीजन है 8, लीस्ट काउंट कितना है 0 एरर कितना है -0.3। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कितना आंसर आया 77 प्लस 0.8 प्लस 0.2, तो आंसर कितना आएगा ये 78.1 mm। और अगर इसी को सेंटीमीटर में चाहिए तो 7.81 सेंटीमीटर। क्लियर है? mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना है, ठीक है, सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ये सबको आता है, कोई कंफ्यूजन अभी 21 में। चलो अभी आओ 22 पढ़ो, 22 में अभी क्या है? A student measured the length of rod and rod it as 3.50 सेंटीमीटर। कितना लिखा उसने 3.50। अब देखो यही क्वेश्चन उसने बस फिर क्या किया है, घुमा के पूछा है। क्लियर है? उसने क्या पूछा है, घुमा के पूछा है कि भाई कौन, अभी इसने सीधी बात नहीं बोली है, उल्टी बात बोली है। जैसे अगर आपसे आप पूछे जाए, अगर मैं एक तो बोलूं कि सबसे पहले प्रोग्रामेटिक्स में कौन से सर आते, तो बोलेंगे आप वेंकटेश सर, ठीक है। अगर मैं उल्टा पूछूं तो भी आपने बोल दिया कि अगर मैंने ऐसे बोला वेंकटेश सबसे पहले कहाँ जाता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोग्राम। तो बात तो एक ही थी, पूछने का तरीका क्या हो गया है, उल्टा हो गया। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया। एक तरीका होता है हम लीस्ट काउंट से जाते हैं, उन्होंने आपको फाइनल आंसर दिया। क्या दिया उन्होंने, तो फाइनल रीडिंग आपकी क्या है बताओ 3.50 सेंटीमीटर। 3.50 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। अगर मैं इसको mm में लिखूं तो कितना आएगा 350 नहीं 35.0 mm, बरोबर हो गया यहाँ पे। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिख रही है आपको यहाँ पे, एक डिजिट दिख रही है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिख रही है, एक डिजिट। तो इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना होगा हमारे पास 0 पॉइंट के बाद में एक डिजिट जो कि है 1 mm। क्लियर है? आप बोलो सर मैं तो यहाँ से लिखूंगा, लिख दे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो लीस्ट काउंट क्या होगा 0.01। ये यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर, ये दोनों तो सेम ही हुए, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट से वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका लीस्ट काउंट। वहां से क्या निकाल सकते हैं हम, लीस्ट काउंट। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो लीस्ट काउंट क्या होगा 0.1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो लीस्ट काउंट क्या होगा 0.0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको
वो सेटअप देखना है जिसका लीस्ट काउंट क्या हो, 0.1 mm हो या 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? बात तो सेम ही है ना। अब क्या करो, ऑप्शन देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, मीटर स्केल। और हम सब लोगों को पता है मीटर स्केल का कितना होता है, 1 mm। मीटर स्केल में गैप कितने का है, डिवीजन 1 mm। तो मीटर स्केल तो नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या दिया हुआ है, देखो वर्नियर स्केल जो है वो हो सकता है। क्यों? वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट हम सब लोगों को पता है कितना होता है, 0.1। क्या चेक कर लो, ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की कंडीशन है। तो उन्होंने बोला हाँ भैया 10 डिवीजन 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। और मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर की लेंथ में 10 डिवीजन है। 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितने हैं? तो बताओ एक डिवीजन कितना होगा? तो 1 डिवीजन अभी हमने किया था ये 1/10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। और mm में लिखूंगा तो 1 mm। बरोबर हो गया यहाँ पे। ये आ गया किसका, मेन स्केल। तो हमने लीस्ट काउंट जब निकाला स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का, तो उसका यही फॉर्मूला था, बताओ। उसमें MSD कितना था बताओ, 1 mm। और 10 VSD 9 MSD से कोइंसाइड कर रहे थे। वो फॉर्मूले से सॉल्व करके हमारे को कितना मिला था, उसमें लीस्ट काउंट 0.1 mm, जो मैंने एग्जांपल लिखवाया था। क्या यहाँ पर ये 0.1 mm है, इसका भी लीस्ट काउंट और इसका भी रीडिंग का क्या आ रहा है, लीस्ट काउंट 0.1 mm। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर कितने डिवीजन दिए हैं, कौन क्या है ये, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हो, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो 1/100 कितना होता है, 0.01 mm। और हमारे को क्या चाहिए, 0.1 mm। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 नहीं। अब आप बोलोगे सर मैं फोर्थ वाला भी चेक करना चाहते हैं, करो। 1/50 ये कितना हुआ, 0.02। और हमारे को लीस्ट काउंट क्या चाहिए, 0.1। समझ में आ रहा है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट चाहिए? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सेट है यहाँ तक? समझ में आ गया है? पॉइंट के बाद जिसके लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और अगर mm में है तो वो वाला देखना है। तो वो एक ही ऑप्शन में था, वो कौन सा था, ऑप्शन सी। अब ये उल्टा पूछते तो आप आराम से कर पाते कि भाई बताओ वर्नियर जिसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है वो इन चारों में से कौन सा है, तो आप कर जाते। उन्होंने कैसे दिया, फाइनल रीडिंग से आपको इंटरप्रेट करना है। तो फाइनल रीडिंग में पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक जाओगे उतने पॉइंट के बाद डिजिट होंगे किसमें, लीस्ट काउंट। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो इसमें। क्या ये हुआ डाइजेस्ट हम लोगों से? अरे आया ना? चले हम आगे। शॉर्ट समझ में आया कि ये वाली लाइन जो है हमारे को ध्यान में रखनी है। इसमें दिल बना दो, इसको याद रखेंगे, रख लेना है इसको, ठीक है। एक पे ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने। अभी आ जाओ 23। 23 देखो। अब आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ना 23 के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड यूज किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या समझ में आता है, मतलब वो चेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारा, डेल्टा डी। 23 के अंदर आपके पास में कितनी रीडिंग दिया हुआ है, 4 रीडिंग दिया हुआ है और एवरेज भी है हमारे पास और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा भी हमें दिया हुआ है और वो कितना है, 0.07। ये बेसिकली चेंज है, डेल्टा एल। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब डेल्टा एल। अब आप मुझे बताओ हमारे पास जो रीडिंग थी वो क्या थी, 5.50 mm।
ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग। ये आप लोगों ने आई थिंक एरर वाले पार्ट में पढ़ा भी होगा इसको। अभी इनका एवरेज निकालना है, तो आप थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। 5.50 पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे गए आप लोग? तो 0.0 बरोबर है यहाँ पे। ये इसका क्या हुआ? लीस्ट काउंट। ये इसका क्या हुआ? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट में क्या होना चाहिए? पॉइंट के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट होनी चाहिए। तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेंथ में चेंज आ रहा है, उसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना है आपको? 2 डिजिट ही लेना है, पूरा लेने की जरूरत। तो इसमें भी आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट लोगे? समझ में आ रहा है? इसमें भी पूरा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो मेजरमेंट किया है उसमें आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिया है? 2 डिजिट। तो फाइनल एवरेज में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए? जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट। क्लियर हो रहा है? हमने लीस्ट काउंट वाला पढ़ा था। ये डेल्टा एल बेसिकली होता है किसके इक्वल है? लीस्ट काउंट के इक्वल। तो ये स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो सारे डायमेंशन में अभी क्या लेना है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट को ही कंसीडर करना है। फाइनल आपका एवरेज वैल्यू है, वो भी कितना आ रहा है? 5.537 ये लिखा हुआ है 75। तो हमारे को, क्योंकि यहाँ कितने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रही है? 2। तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? पॉइंट के बाद में 2 ही होने चाहिए। क्लियर हो गया है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2। ये कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट में चाहिए, पर हमने देखा 3 के आगे क्या था? तो राउंड ऑफ किया जा सकता है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा? राउंड ऑफ के रूल से 5.4। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या था? उसने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट मेजर किया है, इसीलिए हम जब एवरेज भी लिखेंगे तो उसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2। जब हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वो चेंज लिख रहे होंगे, उसमें भी लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट होती है? 2। तो उसमें भी क्या लिखना है? पॉइंट के बाद में 2 डिजिट। तो बताओ आंसर क्या है? 5.54 प्लस माइनस 0.07। क्या आंसर दिया हुआ है? समझ में आया यहाँ पे? अरे हाँ या ना? समझा? एक नोट। तीसरा क्वेश्चन, बस आपने जो मेजर किया है ना वो चेक करो। आपने जो मेजरमेंट क्या किया था? आपने वर्नियर कैलिपर की हेल्प से 4 रीडिंग मेजर की। चारों रीडिंग में आपने कॉमन चीज क्या देखा? कि चारों रीडिंग में एक चीज हो रही है कि पॉइंट के बाद हम कितनी डिजिट मेजर कर पा रहे हैं। तो आपका जो फाइनल एवरेज है उसमें भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए? आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट होनी चाहिए? तो क्लियर हो गया ये बात? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ऑल सेट? समझ में आ गया है? चल अभी फोटो वाले भैया पूरा इधर ही पूरा ये ले लो, पीडीएफ में इस पे डालना है। सारे क्वेश्चन पीडीएफ में होने चाहिए। तो कर रहा है, करना चाहिए। पहला वाला लिया था फोटो, इसका भी ले ले। और फोटोज विजिबल होने चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। करें कूलिंग हुआ था ना? चलिए अभी नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया भाई, सही से आया? इधर वाला पार्ट भी आया फोटो में? तो इधर अलग फोटो ले, इधर अलग ले ले। वापस से मैं सॉल्व नहीं करूँगा। 24 वापस से एक बार और 24 देखते हैं, और 25 भी जो है 24 देखो एक बार वापस से पढ़ो। चलिए 24 ठीक है। क्या हो रहा है 24 में? द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड विद द मीटर रॉड। आपने लेंथ को किससे मेजर किया है? मीटर रॉड। लेंथ को किससे मेजर किया हमने? मीटर रॉड से।
और उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1। ध्यान समझना, लेंथ दिया हुआ है हमारे को, उसका लीस्ट काउंट। अब आप मुझे बताइए लीस्ट काउंट जो है वो कितना दिया है इन्होंने 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। और डायामीटर जो है वो मेजर किया है हमने वर्नियर कैलिपर से। किससे मेजर किया है? और लेंथ भी दिया हुआ है। एक्चुअली में लेंथ कितना दिया हुआ है हमारे? लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डायामीटर हमने किससे मेजर किया है? वर्नियर कैलिपर से। और उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना दिया है? 0.01 सेंटीमीटर। और डायामीटर खुद कितना है बताओ? 2 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस है तो क्या हो गया ये 4 सेंटीमीटर। वही कंप्लीट। अब हमें फाइंड क्या करना है? परसेंटेज एरर इन दी वॉल्यूम। फाइंड आपको क्या करना है? फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा फाइंड हमें करना है डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। ये आपको परसेंटेज में रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। दैट वी हैव टू। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? चेंज इन वॉल्यूम। क्या चाहिएगा? और एक आदमी ने आपको ऑलरेडी, भले आदमी ने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो भी हमारे चेंज हो रहा है मेजरमेंट में, जो गलती हो रही है, जो अनसर्टेनिटी है, कौन क्या है? अनसर्टेनिटी। वो अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है? वो जो अनसर्टेनिटी है वो किसके इक्वल होती है? लीस्ट काउंट के। किसके इक्वल है? तो जो आप एरर के अंदर जैसे ए दिया हुआ है कोई भी डायमेंशन, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हो, उसमें वो जो डेल्टा ए क्या है? वो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, गलती हो गई है बिकॉज लाइन्स इतनी पास में थी। जहाँ रीड करना था 1 हमने रीड कर दिया 2, है ना? जहाँ रीड करना था 2 हमने रीड कर दिया 1 या 3 रीड कर दिया। तो जो गलती होगी वो जस्ट ऊपर नीचे वाली लाइन में से हो सकती है, क्योंकि लाइन पास में। 2 का हम 7 रीड, 7 का हम 15 रीड। जो रीडिंग करेंगे वो गड़बड़ क्या होगी? 7 को हम या तो 8 रीड कर सकते हैं, 7 को या फिर हम 6 रीड कर सकते हैं। आजू बाजू वाली लाइन्स में गड़बड़ होगी। तो अनसर्टेनिटी जो है हमेशा किसके इक्वल होती है? लीस्ट काउंट। तो सबसे छोटा डायमेंशन जो हम मेजर कर रहे होंगे, उस डायमेंशन को रीड करने में हम गलती कर सकते हैं। बड़े डायमेंशन को रीड करने में गड़बड़। तो अनसर्टेनिटी को हमेशा लीस्ट काउंट के इक्वल लेना है। तो ये किसके इक्वल हुआ? डेल्टा एल के इक्वल। अरे हाँ या ना? तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ के अंदर। उसके बाद में ये किसके इक्वल होगा बताओ? डायामीटर की बात चल रही है। ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन डायामीटर इक्वल टू 0.01। अभी क्लियर? समझ में आ गया बेटा आपको? अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कहाँ से निकालूं? तो मुझे एक फॉर्मूला पता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, आर की जगह पे मैं रेडियस रखता हूँ तो पाई/4 d² इंटू एल। ये लिख सकता हूँ मैं फॉर्मूला। पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² इंटू एल। आर को लिखा मैंने d/2, तो d/2 का स्क्वायर क्या हो गया? d²/4। इसको मैं डेल्टा v/v के फॉर्म में लाना है, एरर की फॉर्म में लाना है। तो एरर में आपने क्या पढ़ा है बताओ? इसको कैसे लिखते हो? डेल्टा v/v, पाई/4 क्या है हमारा? उसको हम क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ प्लस डेल्टा एल बाय प्लस डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल। ये क्लियर हो गया है। अब इसके अंदर जो है दोनों टाइम पास यहाँ मैं वापस करूँगा। तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा, मेरे पास नहीं। 2 इंटू डेल्टा डी कितना आया हमारे पास? देखो 0.01 बराबर लिखा है मैंने। अब डी जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 4। सब सेंटीमीटर में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को क्या कर देंगे? वो कैंसिल आउट। प्लस इधर कितना? ये समझ में आया ना? ये कैसे लिखा हमने?
पाई/4 कांस्टेंट था, उसमें कोई चेंज, पावर होती है वो क्या आ जाता है आगे, तो डेल्टा d/d, मल्टीप्लिकेशन है तो कौन सा साइन लगाया, प्लस का, और काम खत्म। ठीक है, उसके बाद में क्या, डेल्टा L/L कितना हो गया है, 0.1 डिवाइड बाय लेंथ कितना है, 5। इसको जब तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। ये आंसर कुछ आपका 2.5 के आसपास कुछ आ रहा है। इसको परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में करोगे तो क्या करोगे, इसको इंटू 100, इस पूरी इक्वेशन को भी इंटू 100, तो 2.5% के आसपास आ रहा है। हमें पता है कि एरर हमेशा क्या होती है, बढ़ती। अब आधी एरर को नेगलेक्ट नहीं करते, एरर को नेगलेक्ट, तो 2, अब 2.5 को राउंड ऑफ करना है तो आप 2 लिखोगे या 3 लिखोगे, थोड़ा ज्यादा एरर मान के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम एरर मान के चलेंगे तो हमेशा रीडिंग क्या आएगी, गड़बड़। तो इसीलिए एरर को नेगलेक्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो डिवीजन में हो तो भी क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है ना। इसीलिए यहाँ पर आप 2.5 का राउंड ऑफ 3 लिखोगे, ना कि 2। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन, समझा यहाँ पे। 24 भी हो गया, उसके बाद में कौन सा है, 25। अब आई होप 25 अब आना चाहिए यार, अब आपको 25 अब तो आना ही चाहिए। यहाँ आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ है, मेन स्केल का डिवीजन निकालना है। क्या दिया हुआ है, लीस्ट काउंट दिया है, मेन स्केल का क्या निकालना है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD, बरोबर। अब आप VSD कैसे निकालोगे, तो उन्होंने बोला 20 डिवीजन ऑफ VSD इज इक्वल टू 19 डिवीजन ऑफ MSD। यहाँ से आपको VSD मिल जाएगा 19/20 MSD। इसको यहाँ पुट कर दो, लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.1 mm। MSD को एज इट इज रखो, VSD को यहाँ पे रखो 19/20 MSD। अब इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा, 1/20 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। MSD 0.1 mm, मल्टीप्लाई करो, MSD कितना आएगा आपके पास, 2 mm। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपके 25 क्वेश्चन डीपीपी के कंप्लीट हो गए। कितना इसका फोटो ले लो, ये वाले आगे वाले 22 वाले कर लें, ये तो हो गया। ये वाला सही से ले पाएगा ना भाई, एंगल एंगल बराबर सेट हो रहा है ना। क्या आगे से बोलूं किसी को, प्रॉपर भेजना है, क्योंकि मैं वापस से नहीं करूंगा रिपोर्ट, लिखा ही नहीं हमने, अब वापस कराओ सर। तो हम बर्नर कैली पर ये 4 साल में कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका बैच पहले चालू हुआ था D9 और आप बरोबर आ गए, और या तो ये है कि आप लोग पढ़ रहे हो, दिस इज वेरी गुड, या फिर ये है कि D9 जीनियस है, पर वो लग नहीं रहा है सेकंड ईयर। तो अच्छी बात है, हम पढ़ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बट ये है कि साथ में पढ़ते जाओ, ये कोशिश करो कि नंबर जितना कम होगा उतना ज्यादा चीजें हम कवर कर पाए। पूरा होमवर्क वापिस से मैथली सॉल्व नहीं करवा, पूरा ही करवा दिया हमने, बाकी छोड़ा, एक क्वेश्चन छोड़ा 17 वाला बस। चलो अभी एक्सरसाइज में कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 1 में होमवर्क में कुछ नहीं था। एक्सरसाइज 2 के ऑलमोस्ट मैंने ही करवाए थे, करवा दिया। उसमें उसके बाद में भी कोई बच रहा है, क्वेश्चन नंबर डीपीपी का चलिए अभी डीपीपी के अंदर
पहले DCP 8 में या DCP 9 में? अभी बेटा फर्स्ट वाला अब आना चाहिए, है ना? फर्स्ट वाला अभी जो अपन ने किए हैं, आई थिंक वो डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स वाला सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ वहाँ पर ये अभी जो अपन ने किया था 17 वाला वैसा ही है ये। और आई थिंक सेकंड वाला भी जो अपन ने अभी किया वैसे ही है। हाँ, DCP 8 का कौन सा क्वेश्चन? एक तो 6 बोला है, थर्ड 6 और थर्ड। चलो हाँ, थर्ड वाले में डाउट आना ही चाहिए, पर ये थर्ड वाला आप लोगों ने शायद ऑसिलेशन वाला आपको उसमें सिखाया क्या? कोई बात चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉपवॉच इज 1/5 सेकेंड। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच इज 1.5 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट दिया हुआ है 1/5 सेकेंड है, और 1/5 सेकेंड जो है हमें लीस्ट काउंट दिया हुआ है, मतलब ये हमें डेल्टा टी दिया, चेंज इन टाइम। क्लियर है? लीस्ट काउंट जैसे हमने बोला ना, हर जगह लीस्ट काउंट क्या है, वो चेंज के इक्वल है। अगर लेंथ को मेजर कर रहे हो तो डेल्टा है ना? अगर एरिया को मेजर कर रहे हो तो मतलब जो भी आपने डायमेंशन मेजर किया, डायमीटर को मेजर किया तो डेल्टा डी है। वैसे ही यहाँ हमने टाइम को मेजर किया तो ये क्या है, डेल्टा टी है, बरोबर। टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर टू बी 25 सेकेंड। वैसे ये क्वेश्चन जो है हमारे औकात के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। 20 ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 25 सेकेंड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? कभी भी जिंदगी में आपको अगर मैं टाइम पीरियड वर्ड यूज करूं तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन में, एक साइकिल में जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक राउंड कंप्लीट करने में या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगे उसको क्या बोलेंगे, टाइम। तो इसको हम बोलेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और साइकिल, ठीक है। पर यहाँ हमें दिया 20 ऑसिलेशन जो है वो कितने टाइम में हो रहे, 20, और इसको टाइम पीरियड को हम टी से लिखते हैं, वो 25 सेकेंड में हो रहे हैं। तो बताओ एक ऑसिलेशन कितने टाइम में होगा? क्या बोलोगे सर, 25 डिवाइड बाय 20 कर देते हैं तो विच बिकम 5/4 सेकेंड, बरोबर है। तो ये हमारे टी के इक्वल आया। किसके इक्वल आ गया, टी के। अब आपको एरर निकालना है, तो एरर इन टाइम पीरियड यही बोला इन्होंने, एरर इन टाइम, एरर इन मेजरमेंट। अब हम मेजर क्या करते हैं, टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। तो एरर इन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी, चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन इनिशियल टाइम पीरियड इनटू 100। डेल्टा टी किसके इक्वल है, 1/5। टी किसके इक्वल है, 5/4। इनटू क्या कर दिया हमने, 100। 5 × 5 कितना हुआ, 25 गया। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। टाइम पीरियड में पूछा है, मेजरमेंट इन टाइम पूछा है।
इन्होंने मेजरमेंट इन टाइम पीरियड नहीं पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पूछा है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो टाइम दिया हुआ है आपको उसके लिए पूछा है। ध्यान से देखना, हमने किसके लिए निकाल दिया अभी ये, एरर इन टाइम पीरियड। उन्होंने टाइम पीरियड वर्ड नहीं किया, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या दिया हुआ है, फाइंड दी परसेंटेज एरर। क्या बोला देखो उन्होंने, फाइंड दी परसेंटेज एरर इन दी मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या बोला उन्होंने, मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है वो बोला है। क्लियर है? तो मेजरमेंट ऑफ टाइम बोला है तो फिर बस ये आपको यहाँ पर ये टाइम पीरियड निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक ठाक है, टाइम पीरियड बोल के ऐसे हम लोगों ने, हाँ, पर अगर टाइम पीरियड में बोला हो तो जो मैंने किया वो याद रखना, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, मतलब वो तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन बनाया उन्होंने, एरर इन मेजरमेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो टाइम उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया है, कितना टाइम दिया हुआ है उन्होंने आपको, 25 सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्या रखो, सीधा डेल्टा टी का वैल्यू रख दिया 1/5 इंटू 25। अब इसको इंटू 100 कर दो, कितना आंसर आएगा देखो, 4/5 बरोबर, विच बिकम 0.8। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? हाँ, अगर क्या पूछा होता, मेजरमेंट इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक साइकिल में। उन्होंने आपको टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 20 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वही लेना है, ठीक है। चलिए अभी अगला 6th वाला, 6th वाला देखो। अब यार बेटा अब 6th आना चाहिए यार, अब तो 6th आना ही चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो सेम वैसा है, करो सब। 6th वाला आप मुझे करके बताओ, लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था वैसा ही है, अभी करके बताओ 6th वाला। चलो सेम क्वेश्चन है पर आंसर सेम। क्वेश्चन तो अलग है, वो वहाँ पे क्या था 20 और 19 था, यहाँ पे 40 और 38 है, कैंसिल आउट होके वो क्लियर है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है यार, है ना। क्या यहाँ पर हो जाएगा हमसे, ये क्लियर है यहाँ तक। लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ये क्या लिखा तुमने, हाँ, लीस्ट काउंट को सब्स्टिट्यूट कर दो। एमएसडी कितना दिया हुआ है, एमएसडी फाइंड करना है हमारे, क्या फाइंड करना है, एमएसडी। तो लीस्ट काउंट को सब्स्टिट्यूट करके एमएसडी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा डाउट हमारे वर्नियर कैलिपर की खत्म। स्क्रू गेज में कोई डाउट, थर्ड इसी में ना, थर्ड वाला। चलिए डीपीपी नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3। डीपीपी नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। उन्होंने स्फेरोमीटर, मैंने आपको आई थिंक ये लिखवाया है क्या, ये लिख दो, एक नोट में लिख दो, नोट्स में हमारे, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर एंड स्फेरोमीटर। कौन सा मीटर, जो अभी आपका थर्ड में है, स्फेरोमीटर, ऑल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। जो हमने लीस्ट काउंट जिस तरह से स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर एंड स्फेरोमीटर।
all based on principle of screw। और प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू के थ्रू हमने क्या निकाला था? लीस्ट काउंट। तो जिस तरह से आपने स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट निकाला है, वैसे ही लीस्ट काउंट स्क्वायरोमीटर में भी निकालना है। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच क्या होता है? एक रोटेशन में स्क्रू जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं? पिच। तो यहाँ पिच दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? पढ़ के समझ में आ रहा है? उन्होंने पिच नहीं लिखा, उन्होंने बोला स्क्रू एक रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना, स्क्रू एडवांसेस बाय द वो डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर? तो पिच मिल गया, नंबर ऑफ डिवीजन दिया है, डिवाइड कर दो, लीस्ट काउंट। क्लियर है अभी? चलो और कुछ? डिवाइड करने का आंसर लगा एक दिया तो है 2.5 चाहिए। ये देखो, ये डिवीजन में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पिच हमारा 0.0625 सेंटीमीटर में। तो फाइनल आंसर भी किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। ये हमारा लीस्ट काउंट है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। क्या करो? यहाँ से पॉइंट हटाओ, कितना आएगा? 1 2 3 4। तो 10 to the power 4 डिवाइड होगा, बरोबर लिखा है। फिर यहाँ से एक और पॉइंट इधर, इसको ऐसे लिख दूं मैं, 625 डिवाइड बाय 25। ये पॉइंट इधर गया तो ये कितना हो गया? 10 to the power 5, बरोबर। 25 से ये गया, कितना आएगा ऊपर? 25 डिवाइड बाय 10 to the power 5। उसको ऊपर लाऊंगे तो कितना होगा? 25 into 10 to the power -5 है ना, 10 सेंटीमीटर। या फिर आप यहाँ से भी 250 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। सीधा पॉइंट इधर ले लो तो 2.5 into 10 to the power -4 ये तो है। अब तो यहाँ से सीधा यहाँ से भी डिवाइड करेगी तो ये आएगा 2.5 डिवाइड बाय 10 to the power 4। ऊपर लेगी तो 2.5 into 10 to the power -4। सारे जीरो मिल जाएंगे ना। क्लियर? और कुछ? ऑल डीपीपी डाउट डन, मॉड्यूल डाउट डन। किसी को कोई पूछना है? कोई पीवाईक्यू का एक नंबर लिखा हुआ था, वो कौन सा है? जिसको जो पूछना है अभी पूछ लो यार। पीवाईक्यू का 10, ये तो अपन ने क्लास में किया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में किया है ये। सर उन्होंने जीरो एरर जो दिया है ना, वो आंसर में नेगेटिव जीरो एरर बोला है। मैंने सॉल्व करवाया, वो सॉल्व देखना, सॉल्विंग देखना उसके अंदर। आंसर में नेगेटिव जीरो कहाँ बोला है? हाँ वो माइनस कहाँ साइन है? अरे वो माइनस ऊपर रहेगा और हाँ माइनस में है वो। अच्छा, माइनस में वो देखा नहीं। चलिए क्लियर? डन, डाउट्स डन। और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है स्क्रू गेज वर्नियर के लिए पर? चलिए अभी डालिए नया चैप्टर, न्यू हेडिंग, इसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर थोड़ा नाम लिखिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओए नाम लिखने में स्पेलिंग पूछ रहे क्या बेटा? हम आजू बाजू वाले से नाम लिखने के लिए बोला तो बाजू वाले से बात कर रहे हैं।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब हमें सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन को पढ़ना है। उससे पहले जो है हमारे को एक टर्म के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा ही चैप्टर उसी टर्म पे चल रहा है। और वो टर्म कौन सी है? फोर्स। क्या है सबसे फर्स्ट टर्म हमारा? जो सबसे पहले हमें सीखना है वो क्या है? फोर्स। ये फोर्स क्या होता है? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला टर्म क्या है हमारा? फोर्स। ये फोर्स क्या है इसको समझना है। क्या होता है फोर्स? पुश और पुल। बिल्कुल एकदम लेम लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोर्स का मतलब कुछ नहीं भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स। हाँ, अब उस पुश और पुल से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। जैसे अभी मैं इस बॉल को पुश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मूव कराने की। तो मेरे फोर्स लगाने से होगा क्या? हम कोशिश कर रहे हैं या हम ट्राई कर रहे हैं, या फिर हमारे फोर्स लगाने से मे भी चेंजेस आ रहा हो। जैसे इस पे फोर्स लगाए तो चेंजेस आ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द फोर्स वी कैन ट्राई और वी कैन प्रोड्यूस द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द बॉडी। हम बॉडी की स्टेट में क्या ला सकते हैं? चेंज ला सकते हैं। द बॉडी इज एट रेस्ट, तो आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स बॉडी विल बी इन मोशन। बॉडी इज एट मोशन, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इट कैन बी इन द रेस्ट। रेस्ट पे भी आ सकती है या फिर हम ट्राई कर रहे हैं उसको रेस्ट पे लाने का। क्लियर हो रहा है? मे भी अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स अप्लाई किया, वो वाई में भी जा सकता है। तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की स्टेट में चेंज आ सकता है, बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, मे बी बॉडी डिफॉर्म भी हो सकती है। क्लियर? तो फोर्स का बेसिक मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है? फोर्स इज द पुश और पुल। और ड्यू टू फोर्स state of body can be changed. Direction of body can be changed. Deformation of body can be occur. हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख दो ये फटाफट। अबे उनको मारी जगह ऊपर थोड़ी सा
ये क्लियर हो गया? अभी फोर्स का यूनिट क्या होता है उसको हम समझते हैं। अभी तो लिख रहे हैं बहुत से तो फास्ट लिख रही हैं, इतना ज्यादा फास्ट मत लिख यार। फोर्स का यूनिट क्या होगा वो देखिए, वो समझते हैं। बताइए क्या होता है फोर्स का SI यूनिट? पहली बात तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद में फोर्स जो है फोर्स का SI यूनिट जो है वो क्या रहता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी चाहे तो लिख दो। क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला? क्लियर हो गया यहाँ पे। अब फोर्स का CGS यूनिट में आपसे पूछूं तो क्या होगा बताओ? बोलोगे 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है? जी क्लियर हो गया है। उसके बाद फोर्स का, ये दोनों यूनिट तो अपने यूनिट में पढ़ा था। एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। कौन सी यूनिट बोलते हैं? एक और यूनिट क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या करते हैं हम, फोर्स को मास के टर्म में लिख देते हैं। किस टर्म में लिख देते हैं? और मास से अगर आपको फोर्स पे लाना है तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? G। किससे मल्टीप्लाई कर दो? तो क्या किया, फोर्स को कैसे लिखा? देखो ऐसे लिखा 1 kg वेट। कैसे लिख दिया फोर्स को? इन टर्म्स ऑफ मास में लिखा हुआ है। देखो क्या कैसे लिखा हुआ है, 1 kg फोर्स। तो इसका मतलब 1 kg वेट से है। kgf का मतलब किलोग्राम फोर्स से। इसको अगर मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, इससे कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? G। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये kg कौन सा यूनिट है? SI यूनिट। तो G को भी किस में रखना पड़ेगा? SI यूनिट में। और SI में G का वैल्यू क्या होता है? G का वैल्यू ऐसे क्या है? 9.8 मीटर पर, और CGS में होता है 980 सेंटीमीटर पर। ये पता है सबको। मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 980 आ जाएगा। तो अब यहाँ G का वैल्यू, ये यहाँ kg कौन सा? MKS सिस्टम हो गया, SI सिस्टम हो गया। तो G को किस में रखोगे? MKS सिस्टम में, SI में रखोगे कितना होगा? 9.8। G का वैल्यू क्या रखोगे? 9.8। तो 1 kgf इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन? 9.8 न्यूटन। है ना, हमारा 1 kgf किसके इक्वल है? 9.8 न्यूटन के इक्वल। क्लियर है? इसीलिए kgf मूवी में पूरी फिजिक्स के बैंड बजी, ठीक है। ये kgf 10 न्यूटन के बराबर आ गए। जब 10 न्यूटन आ जाएंगे तो सोच लो क्या होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब अगर इसी को हम किसमें लिखे? CGS सिस्टम में, तो kg की जगह कौन सा फोर्स आएगा? ग्राम। तो 1 ग्राम वेट, और WT मतलब क्या है? वेट से, है ना। और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ अभी G को पुट करोगे तो किसमें रखोगे? ये कौन सा सिस्टम है? यहाँ G भी किसमें रखोगे? CGS में G का वैल्यू कितना है? 980, CGS में 10। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास में आ गया है 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980। इसीलिए न्यूटन ने बोल दिया है
1 GF equal to 980 डायन। एक याद रखो बेटा, एक डायन बढ़ जाती है पीछे तो बैंड बच जाएगी। अब आप जिस लड़की को बढ़ाने की सोच रहे हो उसके अंदर 980 डायन, आप क्या ऐसे सारे लड़कियां अच्छी हैं जब तक वो सिस्टर है, मदर है, जैसी वो गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, तो डायन अंकल आए, बुरा मानना नहीं। क्या बोल रही आपको कैसे पता है ना? मेरे पास में इसका हायर ऑर्डर पूरा जंगल पापा को बताओ कोई दिक्कत नहीं, मम्मी को सच बताना, उनको बताने ना कि सर आपको जो है सर ने बोला था वाइफ का मतलब होता है वाइफ फीमेल। तो मेरी वाइफ को मैंने ये वाली बताई, सर जी ने बता रहे। देखो बताओ, ये छोड़ के सब लिखो। पीडीएफ में वो भी इंक्लूड करें। तो लिखना है ना, अभी तो हो गया पीडीएफ। दूर रहे, न्यूटन के देखो, न्यूटन ने पहले ही समझ लिया था, इसलिए न्यूटन दूर रहा है। कहाँ पहुँच गया? जो जितने नंबर बढ़ाएगा यहाँ इंटू 2 इधर भी होगा। ठीक है, इनिशियली में डायन के ऐसा फंसाती है अपने साथ, फंसने के बाद असली रूप दिखाती है। ऐसा ही गर्लफ्रेंड का सीन है, 2 दिन अच्छे से लगेगी, फिर 6 महीने बाद भयंकर लगेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, पैर उल्टे हो गए हैं, बाल आगे आने हो रहा है। किसी भी लड़की के साथ तुम्हें तो पैर देख लेना भाई उल्टे हैं या सीधे। 12 बजे बाद अगर उल्टे हो गए मतलब मजाक है। मम्मी को जाके तो आजकल वैसे समझाना पड़ रहा है। 2 साल से ये नए कोविड के बाद ये बैच है, बच्चे ऐसे सेंसिटिव है, उनको बुरा लगता है। जबकि उनको डायरेक्ट बोला ही नहीं तो छोड़ने में डायरेक्ट बोला, इनको गर्लफ्रेंड को डायरेक्ट बोला है। अभी देख लो, अभी तुम जिसके हो उसके लिए डायरेक्ट हो, हमारे लिए नॉर्मल हो। सर किलोग्राम फोर्स मतलब किलोग्राम एक फ्रिक्शन, जैसे आपने ये यूनिट होगी, इसको ग्रेविटेशनल यूनिट होगी। जैसे आपके पास बाकी यूनिट्स होती है उसी तरह से ये भी ग्रेविटेशनल यूनिट। तो अगर आपके पास में मान लो आपके पास में कोई भी वेट है, मान लेते वो ऐसा लिया हुआ है 30, आपको लिखा हुआ रहेगा ऐसा कि 3 kgf फोर्स, तो आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो आप इस 3 kgf को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 9.8 न्यूटन। क्लियर है? तो उन्होंने फोर्स को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ मास, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल यूनिट। सर तो पर ऐसे तो फिर फोर्स इनटू केजी रेज़ टू -1 मतलब फोर्स इज इक्वल टू mg। हाँ, तो मास की टर्म में तो लिखा हुआ है ना ये फोर्स, इसीलिए तो जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं केजी फोर्स बोल रहा हूँ उसको। इसलिए बोल क्या रहा हूँ उसको? केजी फोर्स। उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? जी। तो अब ये कन्वर्जन याद रखो, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ क्या याद रखना है? ये कन्वर्जन, कि भाई हमारे को जब भी ऐसा केजी फोर्स, केजी वेट लिखा है, न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? जी से। अब जी जो है केजी मतलब एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में जी को 9.8 रख दूंगा, सीजीएस सिस्टम में जी को 980 रख दूंगा, खत्म बात। तो केजी फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करना है 9.8, ग्राम फोर्स को करना है तो 980।
कन्वर्जन याद रखना है। 9.8 न्यूटन इक्वल टू 9 कुछ भी बोल रही है। न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करना, उसका कन्वर्जन अलग है ना। ये क्या, ये केजी दिख रहा है क्या तुझे यहाँ पे? ग्राम है ना। इसको न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए तो 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या दिया हुआ है? ग्राम फोर्स। ये क्या दिया हुआ है? केजी फोर्स। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या हो गया? क्या दिया हुआ है?